फरवरी में मैं मिली उस इंसान से, फरवरी मार्च गया, अप्रैल में मैरिज भी हो गई। मतलब एक महीने में हम लोगों को हमारी पूरी दुनिया ही पलट गई कि एक महीने में हमारे साथ हो क्या क्या। मेरा मेंटल पीस मेरे बेटे को देख के आ रहा था। मुझे ये था कि कुछ भी हो जाए मैं हारूंगी तो नहीं, कितने भी टॉर्चर्स कर लो, कितना भी कुछ कर लो, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। इस सिचुएशंस में मुझे निकलना है, बट कैसे निकलना है, उससे निकलने के लिए मुझे टाइम लग गया। सोसाइटी को दिखाने के लिए घर पे एक लेडी होनी चाहिए, और बच्चा होना चाहिए जो अच्छा हो, वेल सेटल्ड हो, और दुनिया की नज़र में मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, और बाहर में कुछ भी करूँ। उसका मेन मोटिव यही था। तो फिर डिसीजन लेने में लेट क्यों किया? बस डिसीजन लेने में मेरे से लेट इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे पास बच्चा था। मुझे वो डर था कि वो उसके पास ना चला जाए। अच्छा, टीचर है। उनका ये था कि मेरे बच्चे टीचर बने, टीचिंग एजुकेशन लाइन में जाए, और पापा का ये था कि किसी भी लाइन में जाए, उनको कोई इशू नहीं था, कोई इशू नहीं था, कहीं भी कुछ भी करें। हाँ। तो रिदम, तुम्हारे फोन पे ना मैंने एक वॉलपेपर देखा था। हाँ जी सर। है ना, तो तुम ब्यास भी जाती हो? हाँ जी सर, मैं ब्यास भी जाती हूँ। पहली बात तो ना सर ना बोलो। वही मेरे मुंह से ये निकल रहा है। कोई बात नहीं। ओके, तो ब्यास जाती हो तुम? हाँ जी। कितनी बार? मैं एक बार गया हूँ, और मैं किस लिए गया था, मेरा एक दोस्त है, वो भी राधा स्वामी है, तो वो उसने मेरे को कहा निखिल वहाँ ना दही बल्ले बहुत स्वाद मिलते हैं, खाने की चीजें तो बहुत स्वाद मिलती हैं वहाँ पे, तो इसलिए मैं गया था। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, साफ सुथरा है ना, बहुत सुंदर से। बहुत तो मैं भी साल में एक बार गई हूँ। हो जाता है, हो जाता है ब्यास जाना। हाँ जी। ओके, तो शांति मिलती है वहाँ जाके? बिल्कुल, है ना। हाँ। और वैसे शांति के लिए रिदम क्या करती है? वैसे शांति के लिए मैं क्या करती हूँ? वैसे शांति के लिए मैं कुछ भी नहीं करती, मैं एक रूम में बैठ जाती हूँ। वही मेरा मतलब मेरी लाइफ ही एकदम पीसफुल है। मुझे इतना वो कि मुझे शांति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं अपने आप में ही इतना पीसफुल रहती हूँ। अच्छा, मतलब कि एक कमरे में जाके बैठ जाओ। हाँ, अपने बेटे के साथ। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे मेडिटेशन करना है या चुपचाप नहीं, बस शांति से। तो रिदम, अगर मैं पहले की तुम्हारी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल है, और छोटी सी उम्र में मेरे को लगता है तुमने बहुत कुछ देख लिया है, जो लोग 50 साल में या 60 साल में देखते हैं ना, वो हो सकता है कि तुमने बहुत जल्दी देख लिया, और इसका एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है ना। तो मैं, अब सबको पता है कि तुम्हारे बारे में, जो भी तुम्हारे फैंस हैं या तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, वो तुम्हें जानते हैं कि है ना कैसी लाइफ रही है। तो मैं वही डिस्कस करना चाहता हूँ कि पहले तो ये बताओ, स्टार्टिंग बचपन में कहाँ से हुई? बचपन कहाँ बीता? बचपन मेरा श्री गंगानगर में ही बीता। अच्छा। मतलब मैंने 11th क्लास में, मतलब पापा जैसे आर्मी में है, डिफेंस पब्लिक स्कूल में, हम लोगों का एक फिक्स प्लेस नहीं है कि हम लोग इस सिटी से हैं, मतलब उनका ट्रांसफ़र होता रहता। तो तुम्हारी आर्मी बैकग्राउंड है? हाँ, आर्मी बैकग्राउंड। तभी इतनी तुम डेयरिंग हो। ओके। सो उसके बाद अपना सिटी टू सिटी पापा जाते थे, तो कभी गंगानगर, कभी दूसरी सिटीज़। बेसिकली हम लोग 11th के बाद परमानेंट हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। कि अपना करियर बनाने के लिए, कि पापा को ये होगा ना, जैसे तुम बता भी रही थी पहले कि छोटे शहर से बड़ा शहर इसलिए पापा आ गए कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके और अपॉर्चुनिटी मिल सके, है ना। तो फिर तुम जयपुर शिफ्ट हो गई? जयपुर शिफ्ट हो गई। फिर वहाँ पे मैंने अपनी स्टार्टिंग की जर्नी मॉडलिंग की। ओके। तो मॉडलिंग की जर्नी मैंने जब जस्ट 1 साल ही हुआ था। ये कौन सा साल की बात है? ये अपने 2011 में। 2011। ओके। 2011 में मैंने स्टार्ट किया था, और 1 साल की जर्नी के बाद वही मेरा 2012 में मैरिज हो गया था। नहीं, तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा, वो 1 साल में ऐसा क्या हुआ? क्या घर वालों को ये विश्वास नहीं था कि रिदम मॉडलिंग में अच्छा करेगी, या रिदम को जल्दी थी शादी करने की? नहीं, जो ये डिसीजन लिया 1 साल के अंदर अंदर ही। शायद उनको इस फील्ड से थोड़ा सा ये भी था कि ये फील्ड में शायद वो जा रही है, कि वो थोड़ा इनसिक्योर भी थे इस फील्ड को लेके। और बाकी जो भी हुआ वो सडन ही हुआ, वो उनको खुद को भी नहीं पता चला कि ये क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि ये चीज़ 1 महीने के अंदर ही हो गई। अच्छा। फरवरी, ये शादी वाला फैसला था। फरवरी में मैं मिली उस इंसान से, फरवरी मार्च गया, अप्रैल में मैरिज भी हो गई। मतलब एक महीने में हम लोगों को हमारी पूरी दुनिया ही पलट गई कि एक महीने में हमारे साथ हो क्या क्या है। तो 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ ये हो गया। तो
हर कोई सोचता नहीं है कि लाइफ ऐसी होगी, है ना? हर किसी के सपने होते हैं एक ना शादी को लेके कि, और लड़कियों के तो बहुत ज़्यादा होते हैं सपने अपने हस्बैंड को लेके ना कि जो चीज़ें मैं पहले नहीं कर पाई शायद मैं वो शादी के बाद कर पाऊंगी, है ना? मेरा हस्बैंड कैसा होगा, है ना? सपोर्टिव होगा, मैं ये करूंगी, मैं दुनिया घूमूंगी, है ना? हम बहुत सी चीज़ें इमेजिन करते हैं। तो तुम्हारे उस वो जो 1 महीने का वक्त था जब तुम्हारी शादी होनी थी, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में ये था कि मुझे करनी नहीं है। अच्छा, नहीं करनी है। बट मेरा जो लाइफस्टाइल था, मेरा जो मैं करना चाहती थी, वो मेरा सब कुछ पहले क्लियर कर चुकी थी कि मुझे ये करना है। बट उनका ये कहा था कि आपको जो करना है आप करना, बट एटलीस्ट आप शादी कर लो, उसके बाद हम जो कुछ मर्जी करना। मेन में वहाँ फंस गई। अच्छा, कि शादी कर लो, उसके बाद जो मर्जी कर लेना। अच्छा। एक बार शादी कर लो, फिर आप चाहे अपने पेरेंट्स के पास आ जाना। अच्छा, ऐसा भी था? ऐसे तक कमिटमेंट्स हो चुके थे। तो फिर क्या शादी करनी? हाँ, तो वही तो बात है ना। हाँ। तो हम लोग खुद ही समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। 1 महीने के अंदर चलो हमने ट्रस्ट भी कर लिया, 1 महीने में शादी भी हो गई, और 1 महीने में सब कुछ हो गया, और बाद में 15-20 दिन बाद ही तुम कौन मैं कौन। नहीं, तो तुम्हें जब तुम उससे पहले मिलती थी शादी से पहले, तो तुम्हें कुछ ऐसा लगा था कि? मैं मिलती नहीं थी, मेरे को मैं 1 या 2 बार मिली हूँ बस। तो 1-2 बार में क्या लगा था? 1-2 बार में नहीं पता चला। नहीं पता लगा? 1-2 बार में पता ही नहीं चलता इंसान का। आजकल 7 साल आप साथ में भी रह लो तब भी नहीं पता चलता, तब भी नहीं पता चलता। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जिसके वो फैमिली के नॉन में था, तो फैमिली को लगा कि अच्छा ही होगा। हाँ, अच्छा ही होगा। तो जो चीज़ें सामने आई फिर, है ना, मैं ज़्यादा उनको डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि बिकॉज वो एक नेगेटिव चीज़ थी तुम्हारी लाइफ की, मैं उसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहता। लेकिन उस समय दिमाग में क्या चल रहा था रिदम? क्योंकि अब देखो तुम जयपुर से चल के चंडीगढ़ आई हो, है ना? तुम इतनी स्ट्रांग बनी हो, अब तुम्हारा बेटा भी है आरव, है ना? कितने साल का हो गया वो? 10 इयर्स का हो गया। 10 इयर्स का हो गया, है ना? और तुम्हें अलग हुए कितने साल हो गए, डिवोर्स हुए? 8 इयर्स। 8 इयर्स। तो इतना स्ट्रांग तुम्हें कर दिया है लाइफ में, है ना? तो उस समय क्या चल रहा था? उस समय रिदम क्यों वीक हुई? उस टाइम ये था कि चलो पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। बस एक यही पॉइंट था और मेरा कोई पॉइंट नहीं था। सिर्फ इसी पॉइंट के कारण मैंने नहीं, पेरेंट्स ठीक कर रहे हैं, हाँ, हो गया। हाँ। लेकिन जब उसका चेहरा सामने आने लगा, जो तुमने जोश टॉक में भी बताया, है ना, या बाकी तुम अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती हो उन चीज़ों के बारे में कि खाना नहीं मिलता था, है ना, तुम्हें घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, है ना, कई बार तुमने अपनी जान भी बचाई, तो उस समय मेंटल पीस कहाँ से आ रहा था रिदम का? मेरा मेंटल पीस मेरे बेटे को देख के आ रहा था। मुझे ये था कि कुछ भी हो जाए मैं हारूंगी तो नहीं, कितने भी टॉर्चर्स कर लो, कितना भी कुछ कर लो, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। इस सिचुएशंस में मुझे निकलना है, बट कैसे निकलना है, उससे निकलने के लिए मुझे टाइम लग गया। और उस टाइम मतलब आप एक 20 ईयर्स या 21 ईयर्स के होते हो, तब भी आपको इतने आप ब्रेव नहीं होते हो कि आप उस सिचुएशन से निकलो। मुझे एक ये डरा था, अरे मैं यहाँ इसमें से निकल जाऊंगी तो मेरा बच्चा मुझसे छीन ना ले। मेन पॉइंट मेरा ये रहता था। और उतना लीगली अपने को लीगली क्या होता है क्या नहीं होता वो भी नहीं पता। उसने बोल दिया तो हम डर गए। उस टाइम अपने इतने मैच्योर नहीं होते आप। हाँ, नहीं है ना, हाँ, हमारे पास वो नहीं है, हम नहीं होते हैं। हाँ। तो जैसे धीरे धीरे जब देखा कि चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं, इससे तो अच्छा है कि आप अलग हो जाओ। वर्स्ट होनी कब शुरू हुई चीज़ें? वर्स्ट मेरी हुई आई थिंक 6 या 7 मंथ्स बाद वर्स्ट हो गई स्टार्ट। शादी के? हाँ। या आरव के बाद हुई? 6 या 7 मंथ जब मैंने आरव को कंसीव किया था, तब मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मेंटली भी और फिजिकली दोनों में। तो क्यों ऐसा तुम्हें लगता है कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि क्या साइकी थी उस इंसान की कि वो ऐसा कर रहा था। तुमने कभी खुद एनालाइज किया बैठ के? ही इज लाइक कि मेरे पास एक सोसाइटी को दिखाने के लिए घर पे एक लेडी होनी चाहिए, और बच्चा होना चाहिए जो अच्छा हो, वेल सेटल्ड हो, और दुनिया की नज़र में मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, और बाहर में कुछ भी करूँ। उसका मेन मोटिव यही था। और तुम शरीफ थी, है ना? हाँ, तुम ज्यादा पता नहीं था। हाँ, दुनियादारी का नहीं पता था। तो उसको लगा कि मैं इसको दबा लूंगा। राइट। और तुम दब भी गई स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में मैं खुद दबी। और क्योंकि उस एज में अपने को नहीं पता होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल। हम में इतना करेज नहीं होता। तो कभी हाथ उठाया उसने? हाँ, काफी बार।
तो उस समय क्या फील होता था कि मम्मा से बात होती थी, पापा से नहीं, मम्मी पापा से भी बात नहीं हो पाती थी मेरी। मतलब काफ़ी बार तो मेरे को ऐसे था कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, ना इस तरह मैं रह सकती हूँ, ना मैं ऐसे। वो कहते हैं ना कि दर्द करने वाले से दर्द सहना भी हाँ, गलत है। हाँ, वही है ना कि मेरे को ये था कि मैं ऐसे सहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे को जीना है, मेरे को किसी के हाथ से मरना नहीं है। वो चीज़ मेरे में थी कि मैं, मतलब मेरे में हमेशा ये स्पिरिट रही है कि मुझे मरना नहीं है, कुछ भी हो जाए। मैं किसी के जुल्म सह सकती हूँ, ना मैं कुछ और, मतलब लिख लूँगी, बट हाँ, जब भी मुझे लगेगा कि ये राइट टाइम है, मैं इससे निकल जाऊँगी, तब मैं निकल जाऊँगी। और जब वो चीज़ चल रही थी, जब आरव को कंसीव किया है ना और आरव की डिलीवरी हुई, तो तब तक तुम उसी के साथ थी? उसी के साथ थी। इवन जब आरव की डिलीवरी हुई उस दिन मुझे मेरे पेरेंट्स को उस दिन बुलाया गया कि आपकी डिलीवरी हो रही है, आप आ जाइए। तो उससे पहले तुम्हारी देखभाल कौन कर रहा था? कोई भी नहीं, तुम अकेले? अकेले, सारा काम करना हाँ, और खाना भी और सब कुछ? बिल्कुल। तो क्या हेल्थ ठीक थी उस समय? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। हेल्थ वाइज भी बहुत इश्यूज थे, मतलब रेगुलर चेकअप होते थे उस समय? नहीं, सर्वाइव भी मैं तो सर्वाइव भी बहुत मुश्किल से किया मैंने। ओके, तो ये तो फिर इंटरनल, एक्चुअली ना एक डॉक्टर ने भी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जो लड़कियां होती हैं ना, वो जन्म से ही स्ट्रांग होती हैं। अगर जैसे किसी हॉस्पिटल में बच्चे हुए हैं ना, तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये मेरे को लगता है ऐसा, अब आई डोंट नो कि मेडिकल प्रूवन है या नहीं है, कि अगर बच्चा लड़का हुआ है और वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके 90% चांसेस है कि शायद वो बचे। लेकिन अगर लड़की हुई है और कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो 99% चांसेस हैं कि वो बच जाएगी, क्योंकि लड़कियां स्ट्रांग होती हैं। विल पावर स्टार्टिंग से ही एज कंपैरेटिवली लड़कों से ज़्यादा होती है। लड़कों से ज़्यादा होती है ना। तो फिर रिदम कब सोचा कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे निकलना है? मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि इसको चांसेस काफ़ी बार दे दिए। क्यों दिए? मतलब कि देखो, आज नहीं तो हाँ। मैं एक चीज़ बात बोलता हूँ, झूठ चाहे एक बार बोला जाए, चाहे 10 बार बोला जाए, वो बोल दिया गया है ना। और रिश्ते में अगर एक बार तुम्हें उसने अगर हाथ उठा दिया है, तो वो दोबारा भी उठा सकता है ना, क्योंकि उसका एक बार हाथ खुल गया है ना। तो तुमने दोबारा, चलो तुमने बहुत बार चांसेस दिए, क्यों दिए? देखो, पहले तो अपने ये कहते हैं कि चलो उस टाइम डिवोर्स का इतना नहीं था कि कोई डिवोर्स लेके सोसाइटी में बाहर आए। हर कोई ये चाहता है कि हमारा घर बन जाए, है ना। मतलब आज भी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो सरवाइव कर रही हैं पर निकल नहीं पा रही हैं। उस टाइम मेरे को ये था, चलो एक बार चांस दे दिया, ठीक है। फिर मेरी तरफ से हमेशा वही आता था कि मुझे चांस दो। अच्छा, वो खुद आता था कि नहीं, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तब आरव एक या 1.5 साल का था, तब मैं सोच के गई थी आर्या पार करके आऊँगी। और उसके बाद जब मैं लास्ट टाइम गई ना, तो मैं सिर्फ मेरे माइंड में ये ही सोच के आई थी, मर के तो मैं आऊँगी नहीं, आर्या पार करके ही आऊँगी। और उसके बाद जब आरव का सेकंड बर्थडे आया, तब मैं आर्या पार करके आ गई। मेरे को लास्ट टाइम घर से बाहर निकाल दिया गया था, जयपुर में आके उसने मुझे फेंक दिया। तो लास्ट टाइम मैंने पुलिस को, हाँ आरव साथ था, उसने मुझे रेंटेड हाउस में फेंक दिया था। तो उस टाइम मैंने अपनी पुलिस को बुला के अपनी जान बचाई थी। वो लास्ट डे था। मैंने आज तक कभी पुलिस नहीं बुलाई थी। मेरे को ऐसा मैंने जो किया खुद ही फेस किया। पर लास्ट टाइम मैं सोच के गई थी कि अब हुआ तो ना तो मैं वापस जाऊंगी और लीगली एक्शन लूंगी, अब तो बहुत हो चुका है। तो वो लास्ट था, ये अपनी 28 जुलाई 2015 लास्ट दिन था जब तुम आखिरी बार। और वो भी इतना साइको कि मैंने पुलिस को बुलाया है, वो हमको जान मारने आया है। नेक्स्ट डे उसका बर्थडे है, उसको गिफ्ट भेज रहा है। मैं किसको? आरव के लिए मुझे गिफ्ट भेज रहा है। तो आई एम लाइक कि इंसान है ये क्या है? एक दिन पहले तो मुझे छोड़ के आया। हाँ, एक दिन पहले मुझे पुलिस बुलाने, बच्चा याद आया तब मतलब बच्चे और मुझे दोनों को तुम मारने आए हो। और नेक्स्ट दिन आप मतलब ऐसी हरकतें करके वापस ले जाना। तो उस टाइम तो मैंने डेफिनेटली ये सोच लिया था, अब तो कुछ भी हो जाए, अब किसी की बात तो मैंने। तुम्हें लगता है कि तुम इमोशनल फूल बन रही थी? हाँ बिल्कुल।
अब वो ये होता है कि हाँ सबसे पहले तो यही था कि अरे सोसाइटी क्या कहेगी, एक बच्चे के साथ तुम लोग वापस आ रहे हो। मतलब मेरे को पेरेंट्स की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि आप डिवोर्स लो नहीं लो, उनकी तरफ से कि जो तेरा डिसीजन रहेगा हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर डिसीजन लेने में लेट क्यों किया? बस डिसीजन लेने में मेरे से लेट इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे पास बच्चा था, मुझे वो डर था कि वो उसके पास ना चला जाए। सबसे बड़ा डर मेरा वही था। तो जब फाइल किया केस सारा कुछ हुआ तो कितने साल चला ये सब प्रोसीजर? 3 साल चला। 3 साल 3 साल चला। 3 साल के बाद मैंने एक स्टेप बैक लिया, तब जाके मुझे डिवोर्स मिला, तब तक मुझे डिवोर्स भी नहीं मिल रहा था। और ऐसा क्यों किया, मतलब कि स्टेप बैक क्यों लेना पड़ा? क्योंकि 3 साल डेली हर 2 महीने 3 महीने में डेट पड़ रही है, आप बच्चे के साथ कोर्ट जा रहे हो साइकोलॉजिकली। और मैं तब जयपुर में थी, वहाँ से 8-9 घंटे का सफ़र करके आप तारीख भुगतने आ रहे हो हर महीने 2 महीने बाद बच्चे के साथ। वो 3 साल का सफ़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा जा रहे हो? मैं सूरतगढ़ सिटी जा रही थी। अच्छा, 8-9 घंटे लगते थे? हाँ, और वहाँ पर बच्चे के साथ हर महीने 2 महीने बाद वहाँ पर जाना। और ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर जाके आप खड़े हो जाते हो, वहाँ पर भी आपको बैक फायर बहुत मिलता है। वो 3 साल में इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी ना, मैंने कहा नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा है। अब मैंने कर्मा पे छोड़कर केस वापस लेकर अपना डिवोर्स लिया, क्योंकि उसके तो फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी शर्त थी कि केस वापस। हाँ, उसकी शर्त थी कि मैं इस पेपर्स पे तभी साइन करूंगा अगर आप बैक फायर लेते हो, बैक स्टेप लेते हो तो। लेकिन ठीक है ना, बैक स्टेप लेके आज़ादी मिल रही है तो हाँ, क्यों ना हम करें, है ना। हाँ, और आरव की कस्टडी मिल रही है, उससे बड़ी क्या चीज़ है ना। क्योंकि एक माँ के लिए वही होता है कि उसका बच्चा उसके साथ रहे, है ना, क्योंकि वही तो एक अब होप है लाइफ की, है ना। तो अब जिंदगी में क्या चल रहा है? अब जिंदगी में अपने हिसाब से जी रही हूँ। जो ड्रीम्स मैंने छोड़े थे आज 11-12 साल पहले जो छोड़े थे वो मैं अपने कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, हमने बड़ी ना थोड़ी सी पिछला 20-25 मिनट हमने बड़े सीरियस टॉपिक पे बात की है। अब मैं नहीं चाहता कि हम और सीरियस टॉपिक पे बात करें, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ना लाइट मोड में बात की जाए। तो ये रिदम मॉडलिंग का शौक कहाँ से आया? जब 2011 में स्टार्ट किया था तब क्यों किया था, मन में क्या था कि स्टार्टिंग से ही मेरा इसी लाइन में था, मतलब आप देख लो बचपन से ही। तो जैसे तूने बताया पापा को सिंगर बनना था। हाँ, पापा का सिंगिंग में तो था। मम्मी को क्या? मम्मी का कुछ भी नहीं था। मम्मी हाउसवाइफ? मम्मी की टीचर है। अच्छा, टीचर है। उनका ये था कि मेरे बच्चे टीचर बने, टीचिंग एजुकेशन लाइन में जाए। और पापा का ये था कि किसी भी लाइन में जाए, उनको कोई इशू नहीं था, कोई इशू नहीं था, कहीं भी कुछ भी करें। हाँ। तो बचपन में डांट पड़ती थी? मैं बहुत सिंसियर, मतलब बचपन से बहुत सिंसियर, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि आप पढ़ लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। बचपन से इतनी सिंसियर अपने आप। कभी मैंने डांट भी नहीं खाई, कभी मुझे याद हो। दोनों से? नहीं, ऐसा तो नहीं, सीरियसली मैंने कभी डांट नहीं खाई है। और तुम्हारा एक भाई है? हाँ, भाई है। बड़ा या छोटा? बड़ा है। बड़ा। और उसने तो काफ़ी खाई है, उसने मार भी खाई है। मैंने कभी ना तो डांट खाई है ना कभी ऐसे मार खाई है कभी। वो तो वैसे भी पापा की जो परियां होती है ना, उनको वैसे भी डांट कम पड़ती हैं। हाँ, मैं मेरा पूरा शेड्यूल बचपन से एक सिंसियर ऐसे निकला है। तो तुम भी पापा की परी थी। हाँ। तो ये तुमने दोबारा क्यों सोचा कि मॉडलिंग को स्टार्ट करना चाहिए, जो पीछे रह गया 2011 में? तुम किसी और फील्ड को भी चूज कर सकती थी, है ना। और मुझे लगता है कि तुमने किया भी होगा, है ना। ये सिर्फ फाइनल डिसीजन तो नहीं होगा, हो सकता है कि आगे जाके भी चेंज हो। लेकिन तुमने दोबारा क्यों सोचा कि मुझे मॉडलिंग स्टार्ट करनी चाहिए? मेरे को देखो, चाहे मैंने अपनी डिवोर्स के बाद मुझे ये मतलब मुझे ये नहीं था कि मुझे करना है, कुछ करना है, बट मेरा वो शौक जो अंदर वाला है वो मर ही नहीं रहा था। मतलब मैं इंस्टाग्राम पे भी ये था कि अपनी फोटोज क्लिक करके डालना, रील्स बना के डालना। मतलब आज भी मिरर के सामने मैं खड़े होके कितनी मर्जी मुझसे फोटोज क्लिक करा लो। वो मैंने देखा तुम्हारे इंस्टाग्राम पे, तुम्हारे ज्यादातर फोटोज वो मिरर के आगे, मिरर के सामने। मैं मुझे घंटा 1-2 घंटा मिरर के आगे कितनी मर्जी ड्रेसेस चेंज करके कितना मर्जी वो करवा लो। फिर मैं जॉब में भी जाती थी, मुझे वो सेटिस्फेक्शन और क्यों खुशी नहीं मिलती थी। जॉब में भी मैंने जॉब स्टार्ट किया एज अ मैनेजर जॉब की, ठीक है। फिर मैं वो कोचिंग इंडस्ट्री में तुम थी? हाँ, पहले मैंने वहाँ से, मुझे लगा शायद मुझे फैशन में इंटरेस्ट है तो मैं फैशन में एज अ सैलून में एज अ मैनेजर वर्क करके देखती हूँ, शायद मेरे फैशन में स्टार्ट है तो मैं सैलून का देखती हूँ। बट मैंने कहा नहीं, मुझे ये भी जम नहीं रहा है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा शायद एजुकेशनल फील्ड में जाके देखती हूँ, तो वहाँ पे भी गई। मैं कहा नहीं, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। मैं कहा नहीं, मैं कहा वो चीज़ मुझ में ख़त्म ही नहीं हो रही है। जो चीज़ करने में मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है, जो चीज़ करने में मुझे खुशी नहीं मिल रही, वो करनी क्यों है।
मैंने फाइनली सब कुछ स्टॉप किया और जो मुझे स्टार्टिंग से जो मुझे चाहा है वही करना है कि अब मॉडलिंग को और फोटोशूट्स को आगे हाँ, लेके जाया इसी जाए। को ही करना है। और वो अच्छा भी है ना कि जिस चीज में इंटरेस्ट हो आप कम से कम वो तो करें। वो तो जब करें। लाइफ ने एक चांस दिया ही है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए, यूटिलाइज करें। है ना। और अच्छा लगता है कि नो ऐसे तुम कई बार तुमने मेरे को बताया भी है कि कई लोग तुमसे अब सलाह लेते हैं, है ना, तुमसे ओपिनियन लेते हैं कि मैं क्या करूं, है ना। तो तुम्हें कैसा लगता है कि यू आर अ रोल मॉडल। लोग कई लोगों को जैसे कई बोलते हैं ना कि सुष्मिता सेन मेरी रोल मॉडल है या वो फलानी एक्ट्रेस मेरी रोल मॉडल है ना। तो तुम भी अपने आप में एक रोल मॉडल हो। तुमने भी इतनी चीज़ें सहने के बाद अब यहाँ पहुँच रही हो और आगे भी और पहुँचोगी। तो अब जब लोग सलाह लेते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और तुम जेन्युइनली क्या सोचती हो उनके बारे में? मतलब मैं एक बार तो आई एम लाइक कि हाँ सिचुएशन तो टफ है बट मैं कैसे उनको मैसेज पहुंचाऊं, मेरा ये रहता है कि मैं उनको ऐसा कुछ इनकरेजिंग वगैरह कुछ ऐसा सलाह दूं तो मैं वो अपनी तरफ से करती हूँ, चाहे वो उनको मेंटली हो चाहे कैसा भी एडवाइस हो। ऐसा कितने मैसेज आ जाते हैं? मेरे को काफ़ी आते हैं। इवन मेरी मतलब मेरे डेली का ये है कि 1-2 जनों से ऑडियो कॉल पे मैं इंस्टाग्राम पे बात करती हूँ, लेडीज से जो सर्वाइव कर रही हैं डेली, जो इस चीज़ से निकल रही हैं। तो कई किस चीज़ की तुम्हें लगता है कि हिम्मत नहीं कर पा रही हैं वो? मेन फाइनेंशियल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, फाइनेंशियल सबसे, वो लेडीज आज ही छोड़ के आ जाए ना। कई लेडीज को ये है कि उनको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दूसरी है फाइनेंशियल, तीसरा है उनके पास बच्चे। वो बच्चों को लेके ये 3 मैटर ऐसे हैं जो हर आपको सिचुएशन में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो तुम्हें लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको बेटियों को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए शादी करने से? बिल्कुल, पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शादी से सबसे ज़्यादा ज़रूरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि कल को तुम्हें नहीं पता कि लाइफ में क्या होने वाला है। बिल्कुल, है ना। अगर कुछ ऐसा हो गया और तुम सिर्फ सर्वाइव कर रही हो हस्बैंड पे तो फिर वही लाइफ हेल हो जाएगी तुम्हारी। मतलब आप शादी भी कर लो तो आप वो चीज़ कंटिन्यू रखो, बिल्कुल अपने लिए जियो। हाँ। ये नहीं है कि आप हस्बैंड से मैरिज कर ली तो आप उसी के भरोसे आप हाइफ हस्बैंड। अब चाहे आप टीचिंग भी कर रहे हो, चाहे आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण कोई कोर्स भी कर रहे हो, कोई जॉब भी कर रहे हो, पर वो चीज़ कभी मत छोड़ो जो चीज़ आपको खुशी देती है। वो चीज़ आपको नहीं छोड़नी चाहिए, वो आपको पार्ट टाइम करनी चाहिए। तो जब रिदम अब मैसेज आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, अब जब तुम फोटोज अपलोड करती हो ना तो कितना मजा आता है रिदम को? बहुत बहुत अच्छा लगता है जब नीचे व्यूज देखती हो कि बढ़ रहे हैं। हाँ, व्यूज बढ़ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी बढ़ रहे हैं पॉजिटिव भी बढ़ रहे हैं। नेगेटिव क्या आते हैं? नेगेटिव तो ये रहता है कि अच्छा तुम्हारा डिवोर्स इसीलिए हुआ होगा, तुम ऐसे कपड़े डालते हो। अच्छा, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि तुम ऐसे कपड़े डालते हो तो डिवोर्स हुआ होगा। हाँ। भाई इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब कि लोग ना एक्चुअली, चलो ठीक है, अपनी चॉइस है लोगों की कमेंट करने की और सबको आज़ादी है देश में बोलने की, तो वो भी बोले, हाँ, लेकिन आप पीछे बैकग्राउंड भी प्लीज चेक करें कि ऐसा नहीं होता हर बार कि वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है। हर चीज़ अलग होती है, हर सिचुएशन अलग होती है। तो और अच्छे कमेंट क्या आते हैं? अच्छे कमेंट्स तो यही रहते हैं कि हाउ डू यू मैनेज दीज ऑल थिंग्स, एक साथ बच्चे के साथ कैसे मैनेज करती हो और अभी तक मैनेज करके रखा हुआ है, कैसे किया हुआ है फिजिकली मेंटली, मेन यही पॉइंट्स रहते हैं। और आरव अब 10 साल का हो गया तो तुम्हें पता लगा कि आरव 10 साल का कब हो गया? नहीं पता लगा, बिल्कुल नहीं पता चला। क्या तुम भी उतनी शरारती हो जितनी वो शरारतें करते हैं? नहीं, वो भी सिंसियर है, मैं भी सिंसियर हूँ, दोनों सिंसियर है। हाँ, क्योंकि वो जीन्स तो ट्रांसफर हुई है। तो वो भी सिंसियर है और ऐसा नहीं है कभी मुझे भी उसको कभी डांटने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कभी कुछ समझाने की जरूरत। वही बोलते हैं ना, अकेला बच्चा सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप मैच्योर हो जाता है, जल्दी मैच्योर हो जाता है। वो बहुत जल्दी मैच्योर हो गया। तो तुम्हें लगता है कि इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होना चाहिए था? ये अच्छा है कि मैच्योर हो गया? नहीं, हाँ, थोड़ी सी वो ऐसे तो बचपना तो है ही, बट हर चीज को समझने का जो वो पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसमें, वो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हाँ अच्छी बात है। हाँ, बाकी बच्चों के साथ जाता है क्योंकि उसने देखा भी तो ज्यादा है ना। हाँ, देखा भी जाता है। जो बच्चे 20 साल तक नहीं देखते वो उसने छोटी उम्र में देख लिया।
तो वो चीज़ है, लेकिन वो प्राउड भी होगा अपनी मदर पे कि अब उसको मज़ा भी आता होगा ना। हाँ, कहीं मम्मी कहीं जा रही है और टीवी पे बोल रही मुझे है। उनकी प्रिंसिपल ने एज अ गेस्ट बुलाया। हाँ, तुमने तो फोटो उसको, डाली हाँ हुई है वहाँ हाँ, पे। तो उसको इतना प्राउड फील हुआ कि उसको फिर मैंने उसको बुलाया, अरे मम्मी आ रहे हो आप, मुझे जरूर बुलाना आप प्रिंसिपल मैम के सामने कि ठीक है। हाँ, कि मेरे नंबर बने। मेरे भी नंबर बनेंगे कि ठीक है, फिर मैंने उसको भी बुलाया और वो खुश होता है। तो प्रिंसिपल अब उसको डांटती है? नहीं, वो डांट खाता ही नहीं किसी से। नहीं, वो क्योंकि अब दोस्त बन गए ना हाँ, प्रिंसिपल, दोस्त मम्मी की बन- दोस्त है मेरी। वो स्कूल में ही बोलता होगा हाँ। क्यों ना मेरी मम्मी को जानती है, तमीज से बात किया करो। तो और अब क्या सपने हैं इन चीज़ों को लेके जो भी चल रही हैं अब? अभी इसी फील्ड में अपना स्टेबल होना है, मेन मेरा ये अचीवमेंट मुझे करना है। और फाइनेंशियली कैसा चल रहा है अभी? फाइनेंशियली अभी ठीक है, ना ज़्यादा अब नहीं ना ज़्यादा कहेगी ना ज़्यादा कम, सर्वाइविंग जितना है, बट इतना वो नहीं है कि हम मेरे लिए आरब के लिए इतना सब कुछ मैंने जोड़ के रखा हुआ है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन वही धीरे धीरे करना है। हाँ, वही। और तुम्हें लगता है कि थोड़ी सी जो तुमने फील्ड चुनी, जैसे जॉब करना ना बहुत आसान चीज़ है कि सुबह 9 to 5 वाली जॉब कर लो और महीने के बाद तो सैलरी आ ही जानी है ना, आराम से 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे, है ना। और तुम्हें लगता है कि जो तुमने चीज़ चुनी है वो थोड़ी सी स्ट्रगल मांग रही है? बिल्कुल, स्ट्रगलिंग तो है और मैं उस स्ट्रगल के लिए रेडी भी हूँ, मेंटली भी, और रेडी हूँ। मुझे ये है कि करना ही है। जॉब नहीं करनी ना? जॉब नहीं करनी। क्यों? होगी नहीं? मतलब वो जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस चीज़ में मेरा माइंड चलता ही नहीं है, जिस चीज़ में मेरे को है ही नहीं कि मेरे को ऐसे बाउंडेशन से फील हो जिसको करने में मज़ा ही ना आए, तो उसको करने का क्या फ़ायदा। ये भी है। अब जो चीज़ ड्रीम छोड़े उसको छोड़ना नहीं है ना, वो पूरा करना है। और क्या क्या बकेट लिस्ट में है? बकेट लिस्ट पे तो बहुत कुछ है। नहीं, क्योंकि वो होता है ना कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है ना, और धीरे धीरे चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो कौन कौन सी चीज़ अभी पूरी हो गई है अभी होनी शुरू हुई है? अभी होनी स्टार्ट हुई है। पहली क्या थी? पहली तो मेरा क्या था कि मेरे को इंटरव्यू के लिए, मतलब जो करेज मुझे लोगों तक दिखाना था, वो मुझे एक चांस मिला। जो स्टॉक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं भी सॉरी मैंने बीच में टोक दिया। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? बहुत काफ़ी अच्छा रहा मेरा जो स्टॉक। वो कहाँ होती है उनकी रिकॉर्डिंग? गुड़गांव में होती है, गुड़गांव में होती है। वहाँ का एक्सपीरियंस भी मेरा, वहाँ पे भी मैं अपने बच्चे को साथ में लेके गई। ओके। हाँ, तो मतलब जहाँ पे वो उनका मैसेज कैसे आया तुम्हारे तक? उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। कैसे? इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके। इंस्टाग्राम तो कुछ हुआ क्या था? क्योंकि तुम बता रही थी शायद तुम्हारी कोई रील। हाँ, रील वायरल हुई थी जिसपे मेरे व्यूज आए थे। कितने व्यूज? 17 मिलियन। 17? हाँ, 17 मिलियन व्यूज आए थे। तो उसके वायरल होने के बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। फिर उसके बाद कई पेजेस ने फीचर किया था। जब मैसेज आया तो तुम्हारे रिएक्शन क्या था? पहले तो मुझे लगा नहीं ऐसा ही है, लाइक कि चलो देखते हैं। फिर मेरी कॉल पे बात हुई, काफ़ी अच्छे से बात हुई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। फिर मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे जाना चाहिए। पहले तो हम लोग बहुत डर रहे थे बोलने से नहीं, कि हम दुनिया के सामने आएंगे तो दूसरी साइड से क्या रिएक्शन रहेगा, है ना। मेरे को इतना डर नहीं, क्योंकि अगर हम दे रहे हैं रिएक्शन तो कुछ उधर से भी आएगा। हाँ। क्योंकि मैं नहीं डर रही थी। जितने मेरे पेरेंट्स, अरे हम लोग उस जगह में जाएंगे तो वहाँ से क्या रिएक्शन आएगा। हम लोगों ने केस भी कर रखा था, तो वापस लिया तो वहाँ से कुछ बैकफायर ना आ जाए, तो वो डर रहे थे। तो वो चीज़ मैंने दिमाग से निकाली, उनके भी मुझसे भी। मैं कहा जब हम झूठ बोल रहे हैं तो जा नहीं रहे हैं, जब हम सच के लिए जा रहे हैं, अगर उससे भी कुछ होगा तो हम सच के लिए फिर लड़ लेंगे। हाँ, फिर देख लेंगे। अब तो डर लगता ही नहीं है, डर तो खत्म ही हो गया है जिंदगी में। बिल्कुल। तो वो डर, पहले लोग डराते थे, अब हम डरते ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब रिदम वहाँ खड़ी हुई जॉ स्टॉक के सेट पे, तो कैसा कुछ, क्योंकि मन में आता है ना उस समय, दिमाग में चल रहा होता है कि यार यहाँ तक पहुँच गई अब, तो कुछ तो है ना, कुछ तो है। हाँ। तो वो क्या फीलिंग आ रही थी उस समय? पहले तो मेरे को मतलब ये था कि मैं जा तो रही हूँ, पर बोलूँगी क्या, कैसे बोलूँगी, कौन सी लाइन्स पहले बोली जाती है, कौन सी लाइन्स बाद में बोली जाती हैं। मेरे कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी। मैं वहाँ पे स्टेज पे खड़ी हुई और जो मेरे दिमाग में आया। उन्होंने क्या ब्रीफ किया था? उन्होंने कुछ नहीं कहा, आपको कुछ, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, आप बोलो। बस आपको बोलना है। देयर लोग, मतलब ऐसे कोई लिखा हुआ कंसेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ पे खड़ा कर देंगे, आपको
जो बोलना है वो बोलो। तो मुझे फिर वो बाद में अपने हाँ अपने उसको हिसाब सेटिंग कर लेते हाँ हैं अपने हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं। तो फिर जब वहां से वो टेलीकास्ट हुआ, हाँ तब बहुत बहुत जब यूट्यूब पे आया तो फिर क्या था? तब थोड़ा रिएक्शन सबका था कि ये क्या हो गया। बट मॉम डैड का तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा लाइक। नहीं वो तो चलो वो तो है। हाँ, रिश्तेदारों का क्या था? रिश्तेदारों का था कि वहां तक पहुंच चुकी है रील, जो भी है हाँ ऊपर को चल रही है। हाँ वहाँ पहुंच चुकी है। तो तुम्हें लगता है कि रिश्तेदार खुश नहीं होते खुश देख के किसी को? होते बहुत बहुत बार होता है। दे लाइक अरे इस लाइन में जा रही हो, अभी भी इस लाइन में जा रही हो। अब इस चीज में ये है कि आप इस लाइन में इसके बाद भी इस लाइन में जा रहे हो का मतलब मेरे को आज तक नहीं समझ हुआ कि इसके बाद क्या जिंदगी खत्म हो गई? वही तो बात है। आप लड़के की जिंदगी नहीं खत्म हुई है लेकिन लड़की की खत्म हो गई। लड़की की खत्म हो जाती है। लड़के के पास बच्चा हो अगर वो उसको एक ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए कि उसको लिमिटेड कमाई है, अपने बच्चे के हिसाब से, अपने बच्चे के हिसाब से ही जीनी चाहिए। अपने ड्रीम्स खत्म कर दो। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ड्रीम्स और ड्रीम्स है ना, ड्रीम्स और ड्रीम्स है। अपने भी पूरे करो और उसके भी पूरे करो। और एज की भी कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 21 से स्टार्ट करो, चाहे आप 30 से स्टार्ट करो, कभी भी स्टार्ट करो। मेरी जिंदगी के इतने साल मैंने खत्म कर दिए, उनको कंपनसेशन कौन देगा ना, जो निकल गए है ना। अब अगर वो निकल गए हैं तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। तो ये चीज़ तो फिर जब अब इंस्टाग्राम पे रिदम जाती है तो धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते देखती है। ये फॉलोअर्स एकदम कैसे बढ़े, मतलब रिदम इसमें भी कुछ बताओ कि इंस्टाग्राम का कैसा है कि मुझे इंस्टाग्राम पे अब एक्टिव होना है? बस वही है कि मेरी जो रील वायरल हुई। और ये वायरल कब हुई, कौन से ईयर में? अभी इसी 23 में? हाँ 23 में हुई है। अच्छा 23 में हुई है। ओके हाँ तो इसी में 23 में 22 में लास्ट में 22 में लास्ट में हुई थी। हाँ तो उसके बाद मुझे पहले तो मैंने काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे हूँ बट वो नज़र नहीं गई लोगों की मेरे इंस्टाग्राम पे। पर उसकी रील वायरल होने के बाद काफ़ी लोगों की मेरी नज़र गई। काफ़ी पेजेस ने मुझे अप्रोच किया, काफ़ी जो स्टोरी टेलिंग पेजेस है। देखा कहीं रैंडमली मेरे सामने एक पेज आया पीपल्स ऑफ इंडिया। हाँ उन्होंने भी फीचर किया हुआ तुम्हें है ना, और उस पर भी अच्छे खासे व्यूज आ रखे हैं उस पर। तो मतलब कि हर बड़े प्लेटफॉर्म पे रिदम दिखती है आज की डेट में। हाँ बिल्कुल। तो कैसा लगता है रिदम? नहीं बहुत अच्छा लगता है मुझे कि चलो जो भी मैसेज मेरे थ्रू जा रहा है, किसी को इनकरेज कर रहा है तो वो मैसेज तो ज़रूर जाना चाहिए। तो आगे जाके तुम्हें लगता है कि तुम कुछ इस फील्ड में करोगी जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और अच्छा कमा लोगी, है ना? और जो लेडीज इस टाइप में है, क्या तुम उनके लिए कुछ सोचती हो? मैंने वहाँ उसके लिए अपना एक पेज बनाया हुआ है। तो उस पेज पे वर्किंग करने का मेरा पूरा है। और किस नाम विमेन से के लिए वो मैंने रिदम स्टैंड विद विमेन, ओके, वो मैंने बनाया हुआ है। उस पे मेरा वर्क करने का एक ड्रीम है कि मुझे उस पे करना है। हाँ उस पे करना है। मैं करूँ हाँ। तो और अब रिदम चंडीगढ़ आए हो आप, है ना, जयपुर से चल के। तो पहले तो इसके लिए थैंक यू बहुत बहुत, है ना, कि आप इंटरव्यू के लिए चंडीगढ़ आए, है ना। और मैं यही विश करता हूँ कि जो भी तुम्हारे सपने हैं ना वो पूरे हों, और जो चीज़ पीछे निकल गई वो निकल गई। अब जो आगे आने वाला टाइम है वो तुम्हारे हाथ में है, तुम उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और जो लाइफ में करना चाहती हो वो करो। और देखो मैं ना कभी किसी से बोलता नहीं कि कोई मैसेज दो, है ना, क्योंकि लोग किसी की सुनते नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कोई मैसेज दो बिकॉज तुम उस चीज़ से निकली हो, है ना, और एक छोटी उम्र में निकली हो, है ना। कई लोग होते हैं जो बड़ी होकर निकलते हैं, तुम बहुत छोटी उम्र में निकली हो। तो क्या एक चीज़ बोलना चाहोगे तुम उन लड़कियों को जो आज भी ये चीज़ सहती हैं? जैसे तुमने पहले तो बोल ही दिया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और एक चीज़ क्या कहना चाहोगे उनको? और मेरी यही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। एक जो होता है ना कि एक डर में रहते हैं कि ये इंसान मुझे छोड़ देगा तो मेरी लाइफ का क्या होगा। उस चीज़ को बिल्कुल, लाइफ बहुत बड़ी है, एक को छोड़ दिया तो उसमें कोई, बट उस दलदल से निकलना बहुत ज़रूरी है। लाइफ बहुत बड़ी है, उस दलदल से निकलोगे आपको अपने आप रास्ते मिलेंगे। अगर आप पहले ही सोचोगे कि मैं इससे निकल के मेरे को पहले रास्ता मिले फिर मैं उससे निकलूं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। पहले आप उससे निकलो, रास्ता अपने आप मिल जाता है। और मैंने देखा था तुमने जॉस टॉक में पिंक कलर का शायद ब्लेजर पहना था, आज तुमने ब्लैक कलर का पहना। तुम्हें ब्लेजर पहनने का बहुत शौक है। ओके, लेकिन आज ना हम तुम्हें टी शर्ट दे रहे हैं। हमारे ना एक स्पॉन्सर है सभ्याचार करके, उन्होंने तुम्हारे लिए एक टी शर्ट दी है और उस पर ना बहुत अच्छी वर्डिंग लिखी हुई है और वो स्पेशली तुम्हारे लिए लिखी है। तुम दिखा सकती हो लोगों को।
तू रहने तू रहने दे है ना। नहीं बहुत बहुत, और कलर भी मेरा फेवरेट है ब्लैक। ब्लैक, हाँ तू रहने दे हाँ, ना, तू मतलब रहने कोई दे। बात, तू रहने दे भाई, तेरे से नहीं होगा है ना, मैं कर लूंगी। हाँ मैं खुद अपने आप सब मैनेज कर लेती हूँ, तू मुझे रहने जरूरत ही नहीं पड़ती किसी की। यही चीज़ तो ऐसे ही खुश रहा करो और आगे चल के जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं वो सब पूरे हों। थैंक यू सो मच रिदम। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। निखिल ठीक है निखिल। ठीक है ना, और सर तो मैं नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी उम्र का ही हूँ, ठीक है, और तुम्हारे सब सपने पूरे हों और ऐसे ही आगे तुम्हें अवार्ड मिले और तुम बहुत कुछ करो, तो हम फिर दोबारा कभी डिस्कस करें है ना लाइफ में, और वो जो एक नेगेटिव चीज़ है उसको ना करें और तुम्हारे अचीवमेंट्स को सिर्फ देखें है ना। और सबको मैं ये कहूँगा कि हम एक हर इंसान से ना, मैं लास्ट में बोलता नहीं हूँ ऐसे कभी कैमरे में देख के कि इसे ये सीखो, इसे ये सीखो, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हिम्मत खुद करनी पड़ती है, कोई आता नहीं है तुम्हें बताने कि क्या करना है ना, तुम्हें अपने आप से ही हिम्मत करनी पड़ेगी। जब तक तुम खुद हिम्मत नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो पहले तो अपने आप की सुनो और फिर सोचो कि क्या करना है आगे, क्योंकि जितना दुख देना गलत है उतना सहना भी गलत है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और लड़कों को भी समझना चाहिए कि लड़कियां उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो शादी हो गई है, तुम उसको मार रहे हो, तुम उसको जीने नहीं दे रहे हो, है ना, तुम उसको रोटी नहीं दे रहे हो, उसको गलत हालात में रख रहे हो, तो वो भी गलत है। उससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी और ना ही तुम कभी खुश रह पाओगे, क्योंकि वो इतनी जो अंदर से चीज़ें निकलती हैं बहुत, वो बद्दुआएं जो अपने देते हैं निकलती है। हाँ, वो जो आप दुखी होकर निकलती है ना, वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए किसी को। तो थैंक यू रिदम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत अच्छा लगा बात करके, आई होप तुम्हें भी लगा हो। यस डेफिनेटली। मज़ा आया? बिल्कुल बहुत मज़ा आया। क्या मज़ा आया? थोड़ी तारीफ कर सकती हो? नहीं मुझे बहुत बहुत मज़ा आया सबसे बात करके। तुम्हें लगा कि कोई इंटरव्यू चल रहा है? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी फील ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है जब मैं किसी से कोई जाए ना, जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, हाँ, घर में बैठ के हाँ चाय पी रहे हैं, वैसे ही मेरे को लगा एकदम। तो थैंक यू रिदम, थैंक यू सो मच।